हमारे पास कहानी का चैप्टर नंबर 1 है मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ डेफिनेशंस डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन है फोर्स। फोर्स इज दैट विच अल्टर्स द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ अ बॉडी और इट्स यूनिफॉर्म मोशन विद इन अ स्ट्रेट लाइन। तो फोर्स क्या है? ये वो एजेंट है जो कि किसी बॉडी को जो कि रेस्टिंग पोजिशन पे है या फिर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसकी स्टेट को अल्टर करेगा, डिस्टर्बेंस कॉज करेगा। देखो अब ये है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और ये है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो फोर्स वो एजेंट है, वो मीन है जो इस पर एक्ट करेगी तो इसकी रेस्टिंग स्टेट को डिस्टर्ब करेगी, इसका मोशन परफॉर्म करा देगी। सही हो गया। अगर वो एक यूनिफॉर्म मोशन वाले ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है उस पर एक्ट करेगी तो क्या करेगी? उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगी, उसकी स्पीड को चेंज कर सकती है। सही हो गया। सेकंड नंबर पे इन्होंने कहे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? हम एक एरो बनाते हैं ना, तो एरो की जो टेल होती है वो होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जो उसकी लेंथ होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। जो उसका एरो हेड होता है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सही हो गया। अब नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं नंबर 1 पे, अगर कोई एक पर्टिकुलर फोर्स है, उसका कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो एक्ट कर रही है, किसी बॉडी पे वो एक्ट करती है, तो क्या होगा? सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है तो मोशन होगा विद इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स। सही हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है कि फोर्सेज हैं, दो फोर्सेस हैं, वो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जब ये किसी बॉडी पे एक्ट करेंगी तो क्या होगा? कोई मोशन परफॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। सही हो गया। अब तीसरे नंबर पे ये लोग कह रहे हैं कि दो फोर्सेस हैं। सही है। अब इनकी डायरेक्शन सेम है, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब ये किसी बॉडी पे एक्ट करेंगी ना तो देखो इनकी डायरेक्शन तो सेम है, तो हमें तो पता है कि मोशन इसी डायरेक्शन में होना है। जो है ना इनका मैग्नीट्यूड वो इससे बड़ा होगा, जो रिजल्टिंग फैक्टर है वो बड़ा होगा, इन दोनों का कंपाउंड इफेक्ट आएगा उस मोशन में। सही हो गया। फोर्थ नंबर पे ये हमें बता रहे हैं कि ना कोई फोर्सेज हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है किसी बॉडी पे, तो क्या होगा? मोशन परफॉर्म होएगा विद इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पे हुआ था, इतना जितना ही इक्वल है इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया, जो हिस्सा बचा वो मोशन परफॉर्म हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे हम कभी कभार ना हम डायरेक्ट किसी भी फोर्स को किसी भी पॉइंट पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें तो रिजल्टेंट वेक्टर वही चाहिए। तो उसे ऑब्टेन करने के लिए आइदर हमें ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, लेकिन हम इसे सीधे तरीके से ऑब्टेन नहीं कर पा रहे। हम क्या करेंगे? दो फोर्सेस को एक ऐसे सर्टेन एंगल पे अप्लाई करेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना वो ये वाला ऑब्टेन हो जाए। यहाँ पे बुक में उसने ए बी और ए सी फोर्स को उसने अप्लाई किया तो उसके पास ये ए एक्स जो है रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया और इसका जो डायगोनल है ना वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था जो हमें चाहिए था। तो आइदर हम सीधे तरीके से वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सके, हमने उसे कुछ एंगल पे दो फोर्सेस को अप्लाई किया और अपना रिक्वायर्ड रिजल्टेंट वेक्टर जो था वो ऑब्टेन कर लिया। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे जो है ना बॉडी, इसमें है डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल का तो आपको पता है ना, जहाँ पे इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं हम लोग। डेल्टॉइड मसल के नीचे होता है ह्यूमरस और नीचे रेडियस अल्ना व्हाटएवर। तो डेल्टॉइड मसल की जब एब्डक्शन होती है शोल्डर की, तो डेल्टॉइड मसल के असल में मेडियल फाइबर से कॉन्टैक्ट करना होता है। जो काम होता है ना शोल्डर की एब्डक्शन का, वो कौन करवा रहा है? डेल्टॉइड की मेडियल फाइबर्स। लेकिन उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर फाइबर्स भी कॉन्टैक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड पावर फॉर द एब्डक्शन ऑफ द शोल्डर। सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बता रहे हैं जी हमारे पास टॉर्क। टॉर्क क्या है कि जब दो अनइक्वल फोर्सेस किसी बॉडी पे डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करें। ये एक बॉडी है, ठीक है, इसमें दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे दो अनइक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है कि एक बॉडी है उस पर दो डिफरेंट पॉइंट्स पे दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड की फोर्सेस दो डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्ट करें, तो इसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क। टॉर्क बेसिकली होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो इस तरह की जो फोर्सेस होती है ना वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराती हैं, आइदर वो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि हमारा जो सेरेटस एंटीरियर मसल है और ट्रेपीजियस मसल जो है ना, ये जब स्कैपुला को रोटेट कराते हैं ना, तो ये टॉर्क की एग्जाम्पल है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद ये बता रहे हैं टेंशन। टेंशन क्या है कि यहाँ पे ना बहुत ट्रिकी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि टेंशन इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ फोर्सेस टेंडिंग टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी कंबाइंड विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विच होल्ड द पार्ट्स टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये एक बॉडी है, उसके दो पार्ट्स हैं। ये जिस फोर्स ने इन दोनों को होल्ड किया हुआ है ना एक साथ, उतनी ही फोर्स इन पे लग रही है इन ऑर्डर टू सेपरेट दैम। सही हो गया। तो टॉर्क क्या है? ये ऐसी फोर्स है जो टेंड टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी कंबाइंड विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विच होल्ड द पार्ट्स टुगेदर।
सही हो गया, ऑब्वियसली ये फोर्स है तो न्यूटन में ही मेजर होएगी। अब नेक्स्ट बता रहे हैं कि फिजियोथेरेपी में जो है ना, टॉर्क जो होती है वो फोर्स के इक्वल होती है, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सॉरी, टेंशन जो होती है ना वो फोर्स के इक्वल होती है और ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब क्या कह रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ अ मसल इज इट्स एबिलिटी टू जनरेट टेंशन। ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लो आप लोग। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मसल इज इट्स एबिलिटी टू जनरेट टेंशन।